क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए आज तो 23 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट करिए हमें। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। Our first topic is from जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज संबंधित है। एक्सरसाइज हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी ईस्टर्न ब्रिज नाम की है ये छठी, ठीक, छठा संस्करण है ये ईस्टर्न ब्रिज। ये किसके किसके बीच में होती है? ओमान और भारतीय एयरफोर्स के बीच में। तो ये जो है एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है। पूर्वी पुल या फिर ईस्टर्न ब्रिज इसका नाम है, ओमान के साथ में होती है, ठीक। और इस बार 2022 में जोधपुर में हो रही है, राजस्थान, ठीक। और इससे जो है दोनों एयरफोर्स के बीच में परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए जो है मदद करेगा। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी दोनों को बढ़ाएगा, ठीक। ओमान देखिए ये है आपका अरब सागर में और इसकी कैपिटल है मस्कट। गल्फ ऑफ ओमान इसके उत्तर में है। और जो ये है ना, ये पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान को जो जोड़ता है, ये आपका ये भी ओमान का ही एरिया है, यूएई का नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक। और उसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। बजट वाला मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप लोग को समझ गए होंगे किससे संबंधित बात हो रही है। तो देखिए इस तरीके से गेमिंग और विजुअल इफेक्ट और ये सारी चीज़ जो आप लोग को देखने को मिलती हैं, कॉमिक्स, तो अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक जो है सिर्फ कर्नाटका ने इसके लिए नीति लेके आया था 1 दशक पहले, ठीक, पॉलिसी लेके आया था। लेकिन उन्होंने भी अभी जनवरी 2022 में ही पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला था, ठीक, पहला उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया था इन्होंने, कर्नाटका ने, गेमिंग और इन सब के लिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत में इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, भारतीय सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। कर्नाटका एक अपवाद है इन सब बातों में। और इस बार हमने देखा कि बजट में निर्मला सीतारमन जी ने जो है एवीजीसी टास्क फोर्स का अनाउंसमेंट किया है, जिससे इस क्षेत्र की जो है एनिमेशन एवीजीसी वाले सेक्टर में जो है इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, रोजगार कितना बढ़िया मिल सकता है और इसमें हम दुनिया के कंटेंट क्रिएशन फैक्ट्री बन सकते हैं, ऐसा अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा जी इन्होंने बताया है, ठीक। तो ये चीज़ है। और गेमिंग स्टार्टअप भी कई सारे इसमें आ सकते हैं और काफ़ी इसमें बढ़त मिल सकती है, हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बेनिफिट करेंगी, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। मिन्स्क समझौता, ठीक है। देखिए मिन्स्क जो है वो बेलारूस, आपने नाम सुना होगा, देखा होगा अभी यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में, तो बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, ठीक। आप लोगों को ये मालूम है कि 2014 में भी मतलब इसी तरीके के जैसे आज के हालात चल रहे हैं, तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में 2 जगह हैं, 2 मतलब रीजन हैं, लुहांस्क करके और डोनेट्स्क करके। और ये डॉनसन बोलते हैं इसको, इस रीजन को पूरे को ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, डॉनबॉस बोलते हैं रीजन को, ठीक। और ये आपका जो है डोनेट्स्क हो गया और लुहांस्क। तो यहाँ पर प्रो रशिया वाले जो है अलगाववादी रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको रशिया में जोड़ दो, ठीक है ना, या फिर पूरे यूक्रेन को रशिया में जोड़ो, हम आपसे अलग रहना चाहते हैं। तो 2014 में भी तब भी जो है ये काफ़ी इस टाइप की चीज़ें चल रही थी, अलगाववादी जो है यूक्रेन की फोर्सेस से लड़ाई वड़ाई कर रहे थे। तो कई सारी कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, ठीक है, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सब लोग मिले मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल में और उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ समझौते किए। पहली बार समझौता किया उन्होंने 2014 में और उसमें 12 सूत्रीय जो है उन्होंने बातें रखी कि हैवी आर्टिलरी हटा लेनी चाहिए और एक दूसरे के लिए अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है, मानवीय कोई सहायता देनी है तो वो दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें 12 सूत्र रखे गए थे। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सीज़ फायर के उल्लंघन लगातार होते रहे और 6 महीने 5 महीने में ही फिर से टूट गया। फिर इसको जो है दूसरी बार मिन्स्क में जाके फिर से जो है बात हुई और 2015 में, ठीक। और फिर वो अभी तक चला रहा था। हालांकि अब जो है फिर से अभी आप लोग को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कई सारी जो है वो हो चुके हैं इसमें डेवलपमेंट, वो बता देता हूँ। उससे पहले और कोई इसमें फैक्ट बचा है क्या? 12 सूत्रीय सीज फायर डील हुई थी 2014 में सितंबर बेलारूस, और इसमें कई लोग की डेथ भी हो गई थी और क्या क्या कुछ पॉइंट बताए थे मैंने अभी
कि ह्यूमैनिटेरियन एड हो सकता है, हैवी वेपन को हटा लेना चाहिए। फिर से मिन्स्क 2 हुआ आपका, और ये इसमें 13 पॉइंट कर दिए गए थे, बस एक ये फैक्ट एक्स्ट्रा था। फरवरी 2015 में ही हुआ। ठीक, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इन सब की मदद से बैठ के इन लोगों ने ये किया था। ठीक, अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये करंट अफेयर जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता है। तो डॉनबास रीजन है, जो ये रीजन है उसको डॉनबास रीजन बोलते हैं। प्रीलिम्स का फैक्ट हो सकता है ये। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के सिनेरियो में इस जो अभी रशिया यूक्रेन का हो रहा है, इंडिया के सिनेरियो में आप देखो तो क्या होगा। जैसे रशिया ने क्या किया कि इसको उत्तर से जो है बेलारूस की तरफ से घेर लिया, ठीक, अपना ईस्ट में बैठा ही हुआ है, और साउथ में जो है क्रीमिया को जब इन्होंने अलग कर लिया था, और ब्लैक सी से जो है साउथ से भी इनको घेर रखा है। तो तीन तरफ से घेर लिया ना, और कुछ इनके अलगाववादी ऑलरेडी बैठे हुए हैं रशिया के। ठीक, तो एक तरीके से पड़ला किसका बारी हुआ, रशिया का हो गया। तो भारत के सिनेरियो में अगर आप देखो तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कि अगर जैसे चाइना है और पाकिस्तान है इधर, ठीक, कश्मीर आप समझ रहे हो, कश्मीर कई सारे अलगाववादी भी हैं, तो चाइना भी इधर से ऐसे आता रहा, इधर से भी भारत को घेर रहा है, नॉर्थ में है ये तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास ज्योग्राफी ऐसी है कि हिमालय है, तो इतना आसान नहीं है। नहीं तो जो है आप देखो तो तीनों तरफ से इसने घेर लिया है हमें, इधर से पाकिस्तान, चाइना, और इस तरीके से अलगाववादियाँ बैठे हुए। तो क्या इस तरीके के काम क्या भारत सिनेरियो में हो सकते हैं, एक बार सोचना जरूर। ठीक, तो इसलिए, और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जो है कमेंट करके बताइएगा। दूसरा ये है कि यूएसए ये कह रहा है बार बार कि हम सैंक्शन, प्रतिबंध लगा देंगे। आज सुबह, मतलब कि कल सुबह जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग भी हुई थी इमरजेंसी, उसमें ये कहा जाता है कि सैंक्शन लगा देंगे। यूएसए ने कहा कि सैंक्शन लगा देंगे, तुम्हारे पर प्रतिबंध लगा देंगे, रशिया की इकोनॉमी ठप कर देंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो है 21 साल से सैंक्शन है, क्या हुआ उसका? बस हुआ ये कि वहाँ के जो निर्दोष लोग हैं नॉर्थ कोरिया में जो रहते हैं, भले ही वो तानाशाह को ना पसंद करते हो, लेकिन वो भुखमरी में जी रहे हैं। ठीक है ना, तानाशाह आज भी 21 साल बाद भी जो है, प्रतिबंध लगने के बाद भी जो है खुलेआम धमकी देता है, खूब मिसाइल की से जो है प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है। तो क्या फ़र्क पड़ा? ठीक, और यहाँ तो रशिया और चाइना की तो बिल्कुल खुली दोस्ती है। तो क्या चल रहा है? नहीं, सो कोई सैंक्शन कितना प्रभावी, ये बताने वाली बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्मेशन होना चाहिए, मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि जो इनका मेन मकसद था पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने का, बिल्कुल उसमें बिल्कुल नाकाम है। तीसरी चीज़ है कि पुतिन जी ने ये कहा कि ये दोनों लुहांस्क और दोनेत्स्क को जो है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, दो, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो बाकी लोग ने कहा कि भैया तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता, हम तो नहीं मानते ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत का सिनेरियो हमने देखा, सैंक्शन कितने प्रभावी हैं देखा, और इंडिपेंडेंट कंट्री किसी के कह देने से या फिर क्या है। और दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों बोल रहा है, उसको मालूम है, यूक्रेन की गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से बफर था आपका रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, वो ख़त्म हो रहा है, तो अपने पास वाला जो बीच में एक बफर ये बनाए ले रहा है यहाँ पर। ये समझ रहे हो, इन्हीं के पास ही रहने देगा ये एक अलग ही कंट्री, इसको रशिया खुद नहीं ले रहा। अगर रशिया इसको अपने में जोड़ लेगा तो ये तो फिर बॉर्डर फिर यूक्रेन से जुड़ जाएगा, रोज लड़ाई होगी। तो इसको अलग ही बनाने की बात कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी इंटरनेशनल रिलेशन में इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। हाँ, जीएस पेपर 2 में इससे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपको इसकी अच्छी समझ होती जा रही है तो। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इशू संबंधित। देखिए, शकुंतला चौधरी जी का जो है देहांत हो गया। प्रधानमंत्री जी ने एज यूजुअल जो है इनको श्रद्धांजलि जो है वो दी, गहरा दुख व्यक्त किया। गांधीयन थी ये, शकुंतला चौधरी जी गांधीयन थी, मतलब गांधीवादी थी, गांधी जी के आदर्शों को, गांधी जी के जो उद्देश्य थे उनको पूरा करती थी। देखिए इनकी पिक्चर है यहाँ पर। ठीक, आपका 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है ना। और अभी उसके बाद जो इनका नाम शकुंतला बायदेव भी इनको बोलते हैं। इंडियन सामाजिक वर्कर थी, आसाम में पैदा हुई थी, और गांधीयन वे ऑफ लाइफ को जो है बढ़ाना चाहती थी, पॉपुलराइज करना चाहती थी। किया भी उन्होंने, कैसे? 1947 में आसाम में एक ब्रांच थी कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उसकी ये मेंबर बनी। ठीक, उसको इन्होंने ज्वाइन किया और पूरी लाइफ इससे एसोसिएटेड रही, इस न्यास से, ट्रस्ट से। ठीक है, और इनका जो है विनोबा भावे जी, जिन्होंने भूदान मूवमेंट चालू किया था। एक और मूवमेंट जो बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता है, इस करंट अफेयर में है तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। विनोबा भावे जी के जो कि भूदान मूवमेंट उन्होंने चलाया था, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, उनके साथ भी क्लोजली एसोसिएटेड रही। विनोबा भावे जी ने इनसे एक बार ये कहा
कि आप जो है देवनागरी स्क्रिप्ट, जैसे हिंदी को हम लोग, ये हिंदी लिखी हुई ना, तो हिंदी भाषा है लेकिन लिखी किस में आती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी आती है। तो ये चाहते थे विनोबा भावे जी कि अलग अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, जैसे तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, उन सबको हिंदी या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने को प्रमोट करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने विनोबा भावे जी ने शकुंतला चौधरी जी से कहा कि इसको आप भी इसको बढ़ावा दीजिए। तो उसी के लिए इन्होंने मंथली मैगजीन चालू की थी, असौम्य विश्व नगरी, यानी आसामी भाषा को देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिख के जो है एक मैगजीन चालू करी और कई साल तक इसको इन्होंने चलाया। ठीक, तो ये चीज़ें हैं विनोबा भावे जी का ही एक ये वाला जो सत्याग्रह है, जो भूदान मूवमेंट तो सबको पता है, भूदान, ग्रामदान, ये पूछ भी चुका है यूपीएससी मेंस के एग्जाम में, ठीक है ना। तो डोंट थिंक ये सब ऐसा ही है। बैन काउ स्लॉटर सत्याग्रह, ये विनोबा भावे जी ने चालू किया था, ये उससे भी जुड़ी रही शकुंतला चौधरी जी। ठीक, तो भूदान मूवमेंट सबको पता है, क्या आपको ये पता था बैन काउ स्लॉटर सत्याग्रह विनोबा भावे जी ने चालू किया था? नहीं पता था तो जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगता है लाइक का बटन दबाइए। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित। देखिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना और प्रबंधन। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसको मैनेजमेंट करो। ठीक, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, और ये लगातार कमिटेड है कि इम्प्रूव किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका मैनेजमेंट। और अभी भारतीय गवर्नमेंट ने जो केंद्र सेक्टर स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है आपकी BIM, ठीक, मतलब कि केंद्र की तरफ से 100% इसको जो है वित्त पोषित किया जाता है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस अम्ब्रेला स्कीम को, BIM को हम वित्तीय आयोग जो 15वां है उसका जो साइकिल है 2021-22 से लेके 2025-26 तक, उसको इसमें हम अप्रूव करते हैं, चालू रखेंगे। 13,000 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक, यहाँ पे 15वां वित्तीय आयोग का साइकिल क्या है, याद कर लो भैया, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन पूछा जाता है 2021-22 से 25-26। ठीक, और या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 16वें फाइनेंस कमीशन का क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से चुनिए। तो उसके बाद कौन सा होगा? 26-27 से होगा, 26-27 से अगले 5 साल। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ये टेक्निकल, जैसे हम लोग तो सोचते हैं कि एग्जाम में कैसे टेस्ट बना, हम लोग खुद को टेस्ट बनाते हैं तो हमें पता है, तो हम लोग इस तरीके से सोचते रहते हैं, आप लोग भी सोचो, जरूरी है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि भाई साहब हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसका प्रबंधन अच्छा हो, उसकी पुलिसिंग अच्छी हो, गार्डिंग अच्छी हो। क्या क्या किया जाएगा भाई? वो कांटे वाले तार लगाए जाएंगे, बहुत अच्छी रोशनी करी जाएगी वहाँ पर, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएंगे, कंपनी ऑपरेटिंग बेसेस बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है भारत का, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ में। ठीक, क्योंकि यही बनाएंगे, बाकी तो हमारा जो है पानी है हर जगह हमारे पास, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, ये चीज़ है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी से संबंधित, डोडा ब्रांड प्रोडक्ट। ठीक, डोडा एक डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू कश्मीर में। ठीक, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं और MP हैं उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा कि डोडा को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेवेंडर की खेती होती है, और इसको मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, पर्पल रेवोल्यूशन यानी कि बैगनी रेवोल्यूशन जो है, या फिर इसको अरोमा मिशन भी बोलते हैं, और इसको चालू किया है CSIR IIM ने। ठीक, उसी का अरोमा मिशन है जिसमें कि पर्पल या फिर जो है लेवेंडर की खेती होती है। तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, इसलिए डोडा को एक ब्रांड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि क्या इसका महत्व है। ठीक, और ये नोटिफाइड एरिया कमेटी है। अगर आप लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ वाला आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, पीछे मैंने दिया था आप लोग को जो स्टडी प्लान दिया जाता है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होती है, कमेंट करके बताइए। तो डोडा एक टाउन है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में पाया जाता है। डोडा बर्थ प्लेस है पर्पल रेवोल्यूशन का, अरोमा मिशन का, जिसमें कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको चालू किया गया है, ताकि एग्री स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर और फार्मर को जो है बढ़ावा दिया जा सके। CSIR IIM जो है का ये मिशन है, अरोमा मिशन। फुल फॉर्म इसका जरूर कमेंट करके बताइएगा। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को जो है बल मिलेगा। और ये पर्पल रेवोल्यूशन के अगर संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करना है, बेनिफिशियरी प्रोग्राम चलाने हैं डोडा में, और इसको जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए एक शोकेश करो कि भाई साहब कैसी छोटी जगह भी एक जो है पूरे देश में जो है रेवोल्यूशन ला सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाकर, स्टार्टअप को बढ़ाकर, इन सब चीज़ों का। ठीक, तो ये चीज़ें मतलब वो ये कह रहे थे कि ये जो बैठे हुए हैं
ये कह रहे थे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट को मैं पर्पल रेवोल्यूशन के बर्थ प्लेस के रूप में पूरे भारत में देखना चाहता हूँ। ठीक, अब इसी ये मीटिंग में, जो ये मीटिंग चल रही थी, एक कुछ और बातें भी हुई, वो यहाँ बताई गई हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे उस पर काम हो रहा है। इसमें ये जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि खिलानी गोहा और सुध महादेव हाईवे, नेशनल हाईवे का जो है निर्माण किया जा रहा है और ये अगले साल के शुरुआती महीने में जो है ख़त्म कर लिया जाएगा। कहाँ पर? डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है। ठीक, एमपी भी हैं, मंत्री भी हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा भी रहे हैं, इलेक्शन आने वाला भी है। तो खिलानी गोहा सुध महादेव नेशनल हाईवे जो है ये कलोटा और हम्बल को लिंक करेगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नेशनल हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट भंदेरवा में जो है उसको भी जोड़ेगा। ठीक, अभी ये जो नेशनल हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल समझ रहे हो ना, जो चिकित्सात्मक जो आपकी चीज़ें हैं, औषधीय पौधा संस्थान है ये। ठीक, इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। जब ये हाईवे बन जाएगा तो पहुंच आसान हो जाएगी। अगले साल मार्च में डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके अलावा किश्तवाड़ जिले में आपका रातले जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि इसके थ्रू, देखिए ये फोटो भी इसके नीचे मैंने लगाई हुई है, ये पूरा एक डैम है। ठीक, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। पानी को रोकते हैं, पानी को गिराते हैं, बीच में डायनामो लगाते हैं जिससे कि बिजली बनती है। ठीक, ये किस रिवर पे है? चेनाब रिवर पे है। ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाला जो एग्रीमेंट हो रखा है रिवर का एग्रीमेंट का, तो उसमें कुछ रिवर्स है, जैसे इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। याद है कि नहीं याद है? ठीक, तो इंडस, झेलम, चिनाब ये जो है आपका पाकिस्तान के लिए है। तो और पाकिस्तान के मतलब इस पानी का ही उपयोग करता है ज़्यादातर। इन नदियों पे, जैसे चिनाब पे है ये रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो इन नदियों पे अगर जो है कोई डैम बना रहा है भारत, तो वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ये देखिए, ये रिवर आ रही है। ठीक, इसमें इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ पे इन्होंने ऐसे छोटा सा जो है काट के और एक यहाँ पे जो है उन्होंने डैम बना लिया। ठीक, और इसको जो है फिर से जाके इसमें जोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये अपनी नदी चलती रही और उन्होंने बीच में बस इसको डाइवर्ट किया और फिर पानी उसमें जोड़ दिया, बीच में जो है बना लिया, बिजली बना ली। तो ये होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। पूरी बात अभी तक कभी समझ में आया था कि नहीं आया था, बताइए। ठीक, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, जरूरी है, आपका अपना चैनल है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। खैर, पाकिस्तान तो फिर भी चिल्लाता रहता है, अभी भी चिल्लाएगा कि ये तो पानी रोक लिया, हम तो भिखमंगे हो गए, हम तो रोने लगेंगे और ये इधर उधर चाइना के पास जाके जो है चाउमीन खाने लगेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे वो तो। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है इसको लेकर जो है ये अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी पाकिस्तान पहुंच गया था शायद, और वहाँ पे भी उन्होंने जो है खदेड़ दिया पाकिस्तान को, भाग यहाँ से। आ जाता है हमेशा जो है कुछ भी बातें करने के लिए, कुछ पढ़ वर्क तो लिया करो, खाली आके जो है ऐसे ही चलने लगते हो। खैर, तो अब उन्होंने यहाँ पे बना लिया है भारत ने, और इसके से संबंधित जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया। रन ऑफ द रिवर क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाने के लिए काम आएगा। और ये डाउन स्ट्रीम विलेज जो है द्रबसला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बनाया गया, चिनाब रिवर पे। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 संबंधित, इकोनॉमी संबंधित। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि कुछ ऐसे ग्राम या गांव हैं जिनको सड़क से जोड़ना है, और इसीलिए ये योजना बनाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कौन से? 2000 में। ठीक, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया था। बहुत ज़रूरी स्कीम थी। अभी ठीक है, मतलब है, और अभी इसको न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब पूरे भारतवर्ष में, देखिए कई सारे, जैसे ये हैबिटेशन है, एक गांव है, इसको रोड से जोड़ा गया है, ये मेन रोड जा रही है, इससे जोड़ा गया, ये रोड आ गई, फिर ये दूसरा गांव है। तो इस तरीके से इनके पास में जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम तो है ना, जैसे कि नेविगेशन, जैसे हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं, वैसे ही जोग्राफिकली तो इनके पास इनके पास डेटा होगा। ठीक, तो उसी डेटा को जो है अब ये पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। अच्छी बात है, हम लोग को ज़्यादा पारदर्शिता भी मिलेगी, हम लोग देख भी सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं भाई साहब, या फिर कोई देखे वो कहेगा भैया हमारा गांव तो है लेकिन उसको जोड़ा नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी रूरल कनेक्टिविटी जो इस स्कीम के अंतर्गत हो रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, उससे संबंधित जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में 22 फरवरी को लॉन्च कर दिया गया इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली से। पास होना गई, बस यही चीज़ उन्होंने बताई, 2000 में चालू करी गई थी। और उसमें उद्देश्य ये था कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए,
जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है कीचड़ उचड़ हो गया, ठीक, बिल्कुल कभी टूटे ना, पूरे साल भर चले, किसी हर वेदर में चले, ठीक। और जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशन है एलिजिबल, उन सबको एलिजिबल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ जनसंख्या के अनुसार जो है वो चूज़ किया जाता है कि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जनसंख्या होगी और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या वालों को, ग्रामों को जोड़ा जाता है, ठीक। कोई बता सकता है कमेंट करके क्या क्या इसमें वो थी पात्रता के लिए, क्या कितना जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक। और इसमें देखिए अभी कई सारे रूरल इकोनॉमी में को जो है इससे मदद मिली है, क्योंकि यार जुड़ जाता है तो लोग आवाजाही बढ़ सकती है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रूरल इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ठीक। तो उसी का डेटा जो इन्होंने यहाँ पर अभी पब्लिक करा है। 8 लाख रूरल फैसिलिटी, 1 मिलियन 10 लाख हैबिटेशन के साथ में मिलकर 25 लाख किलोमीटर रूरल रोड जो है उन सबका डेटा पब्लिक डोमेन में डाल दिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गति शक्ति, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी अभी पढ़ा भी था बजट वाले वीडियो में भी, और वैसे भी है कि गति शक्ति जो मिशन है, ठीक है ना, ये आपका नेशनल मास्टर प्लान है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में, ठीक, जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जहाँ नहीं है वहाँ पे बने, ठीक। तो उसका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, तो डेटा होना चाहिए, डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए जो है हम एफिशिएंसी बढ़ाएं, रसद की, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, ये सारे काम जो है गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित ध्यान रखना, ठीक, आपका चाहे ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है ये इसका, और इसको करता है कोऑर्डिनेट कौन, NRIDA क्या होता है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। और यही एजेंसी जो है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के GIS वाला जो डेटा जो पब्लिक कर रहा है उसको भी यही कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर निडा जो नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, और उसने समझौता ज्ञापन किया है 3 रिनाउंड GIS फर्म के साथ में। गति शक्ति को भी यहीं देख रहा है, पब्लिक डोमेन में लाने के लिए मदद करेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। समझ देखिए पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ पूरा, ठीक। तो देखिए अभी न्यूज़ में क्यों थी, मौलिक कर्तव्य जो है न्यूज़ में क्यों थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो यूनियन है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनको बोला है कि भैया कई लोग पिटीशन कर रहे हैं सिटीजन्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्यों को इन्फोर्सेबल बना दो, यानी कि मतलब कोई लॉ वॉ बना के आप बना दो, तो उसको लिए कोई अगर मान लीजिए नहीं ड्यूटी पूरी करता है तो जो है हमारे पास कोर्ट में आए तो हम कोर्ट जो है उसकी मदद कर सकेंगे, भैया ड्यूटी इसने पूरी नहीं करी थी, ठीक। तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकार को कि भाई साहब इस पर कोई कंप्रिहेंसिव वेल डिफाइंड लॉ बना दो, ठीक है ना। और फंडामेंटल ड्यूटी जो जितने भी नागरिक हैं वो करें अपना, ठीक। और जैसे कि पेट्रियाटिज़म, लोग जो है पेट्रियाटिक बने हमारे भारत के, अपनी ड्यूटी निभाएं, और यूनिटी ऑफ द नेशन को भी बढ़ावा दें। समझ में आ गई ना बात पूरी चीज़। कई सारी चीज़ें आपको बताने की इसमें जरूरत नहीं है कि क्यों ये किया जा रहा है, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई साहब ये मौलिक कर्तव्य अभी एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट होता है, किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमारी मदद करिए। लेकिन कोई ये कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी निभा नहीं रहा है, इसको जो है कोर्ट से मदद मिल जाए, नहीं, क्योंकि वो एनफोर्सिबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। बैकग्राउंड समझ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो होती हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू डाला गया था पार्ट 4A में, ठीक, 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे डाला गया था, और इलेक्शन जो है उस समय स्थगित थे, सस्पेंडेड थे, सिविल लिबर्टीज़ भी नहीं थी, और उस समय ये जो है घुसेड़ दिया गया था संवैधानिक संशोधन 42वां, ठीक। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। पार्ट 4A, ठीक। पार्ट जो है तीसरा कौन सा होता है, फंडामेंटल राइट्स का। चौथा कौन सा होता है, DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और चौथे का ही A, ठीक है ना, चौथे का ही A जो है वो क्या है आपका, ये है आपका क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक, ऐसे A, ठीक। अच्छा, इसमें जो है कई सारे
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक दो नहीं है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 42वें वाले से लेकिन सिर्फ 10 ही घुसेड़ी गई थी, मतलब या फिर इंक्लूड करी गई थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी वो 86 अमेंडमेंट के जरिए जोड़ी गई थी। इसको बोलते हैं 51A जो है आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज के, ठीक, जो 11वीं थी 2002 में 86वें संशोधन के, संवैधानिक संशोधन के थ्रू, ठीक। और ये स्टैच्यूटरी ड्यूटीज़ यानी कि वैधानिक कर्तव्य हैं, बट ये परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। कोर्ट इसमें नहीं जा सकता, या कोर्ट के पास कोई नहीं जा सकता कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी ये कर नहीं रहा है, नहीं कर रही है, ठीक। और इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पे यही था कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट एक तरीके से स्टेट, चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट का हो, राज्य के खिलाफ होता है ना, निगेटिव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उन्होंने, स्टेट ने एक तरीके से संविधान में ये डालकर फंडामेंटल ड्यूटी ये भी बताया कि भाई तू अधिकार ले रहा है तो तू अपना कर्तव्य भी समझ रहे हो ना। स्टेट ने एक तरीके से गुस्से में इमरजेंसी के टाइम पे घुसेड़ दिया कि भाई साहब तुम अधिकार से बात करते हो और तुम अपने ड्यूटी की बात करो, और ये बात सच भी है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक इसमें कोर्ट भी है, मैं भूल रहा हूँ अभी, उसमें ये कहता है जो है कि सब लोग राइट की बात करने ज़्यादा, अगर सब लोग अपनी ड्यूटी करने में ध्यान देना तो राइट अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे सभी के, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें भी हैं कि ड्यूटी अगर राइट है तो ड्यूटी भी होनी चाहिए, इसलिए डाला गया था, लेकिन इसको परिवर्तनीय इन्फोर्सिबल नहीं किया गया था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक, ABCDEFGH करके के तक है ये। पहला क्या कहता है, जो भी हमारे आदर्श हैं, संस्थान हैं, उनकी जो है रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। इसमें एक चीज़ देखने, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँगा आपको, सिर्फ लिस्ट आउट नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या इसके क्रिटिज्म रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा है। तो यहाँ पे नेशनल एंथम लिखा हुआ है, ठीक, नेशनल सॉन्ग नहीं लिखा है, और हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कोई नेशनल सॉन्ग यहाँ पर लिख दे, या फिर आपको थोड़ा सा इसमें मतलब सचेत रहें, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। जो भी चीज़ें मुझे पता चली या मुझे अपवाद लगते हैं उनको यहाँ बताऊँगा, ठीक। तो नेशनल सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम है सिर्फ। इसके बाद जो है, जो भी आदर्श है हमारे थे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के, तो उनको जो है हमें चेरिश करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो यार नेशनल स्ट्रगल में तो भाई भगत सिंह भी थे, जो विधानसभा में जाके, जिन्होंने असेंबली में जाके जो है बम फेंक दिया था। तो क्या इस तरीके के भी करना चाहिए? ये क्रिटिज्म है, ठीक है ना। ये क्रिटिज्म में क्या हम ऐसे आदर्शों को भी, जो रिवोल्यूशनरी या फिर जो क्रांतिकारी थे, तो वो भी तो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम NCERT में इनका उल्लेख है। तो क्या भाई कुछ आइडियाज़, ये नोबल आइडियाज़ ही होंगे ना, तो क्या उसको भी फॉलो करना चाहिए क्या? तो उस समय तो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोला जाता था, तो अब क्या बोला जाएगा? तो ये चीज़ें हैं। और तीसरा है कि सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी, अखंडता, इन सबको जो है हमें होल्ड एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक, नेशनल ऑब्लिगेशन को। ये इट इज़ वन ऑफ द प्रीएमिनेंट जो है नेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सबको ही जो है संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए, ठीक। और एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्क्रिप्शन। सुना है आप लोगों ने? कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि सरकार के, देश के जो है लोग, देश की सेवा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आपको जो है आना पड़ेगा, ठीक। तो आने के लिए मान लीजिए लड़ाई हो जाए तो आप कैसे आ जाओगे? तो आपको इसके लिए कॉन्स्क्रिप्शन होता है कि आपको कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, ठीक। मिलिट्री ट्रेनिंग ये मैंडेटरी होता है। जैसे इजराइल में जो है मैंडेटरी है, सभी को करनी ही करनी है मिलिट्री ट्रेनिंग। हमारे यहाँ तो पेट फुला के घूमते रहते हैं सब, ठीक है ना। कोई बस बैठ के बर्गर खाना है और कहीं पे घर के बाहर नहीं जाना है, तो वाली चीज़ है। खैर, तो जो डिफेंड करना है कंट्री को, नेशनल सर्विस देना है, तो ये बुलाने पे जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्क्रिप्शन को ही इशारा कर रहा है और प्रमोट करता है कि भैया सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, चाहे कोई रिलीजन का हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी हो, इन सबका जो है हमें सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, ठीक है ना। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। और हमारे जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई लोग जो है बड़े बड़े नेता हैं, वो ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। कितनी शर्मनाक और जो है बेवकूफ़ियत वाली बातें हैं, करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप, तो ये भी इसमें बोला गया है। अच्छा हुआ इस फंडामेंटल ड्यूटी में इन्होंने जो हमारे नेशनल लीडर्स, आपके नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के, उनको बोला है कि उनसे इंस्पायर होकर हमें उनके आदर्शों का जो है फॉलो करना चाहिए। आज के नेताओं के बारे में नहीं कह दिया, नहीं तो कोई इसको जो है, हो सकता है कि यही मांग उठ जाती है कि हटा दो इसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा हेरिटेज, कल्चर, सांस्कृतिक, इन सबको जो है हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इन्वायरमेंट से संबंधित देखिए क्वेश्चन बनता है,
डीपीएसपी में भी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी एक मिलता जुलता जो है आर्टिकल जो है इन्वायरमेंट से संबंधित है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें जो इन्वायरमेंट से संबंधित ये वाला क्लॉज है 51A(G) है ना। तो इसमें जो है नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, इसमें पूरा उन्होंने ज़्यादा बातें बोली हैं, डीपीएसपी में कम बोला गया है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी, वाइल्ड लाइफ इसमें एक्स्ट्रा है, डीपीएसपी वाले में नहीं है। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है पहले तो ये कमेंट करके बताइएगा, और वो पूरा लिख के बताते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, इंप्रूव करो, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इतना उसमें नहीं बोला गया। और कंपैशन दया रखना चाहिए लिविंग क्रिएचर से संबंधित। ठीक, और जो एच है वो है कि साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए। भैया कोई तुम जाके जरा क्वेश्चन पूछ के दिखा दो सोशल मीडिया पे कि ये क्यों किया, फिर देखो तुम्हें जो ये फंडामेंटल ड्यूटी तुम्हारी तुम पूरा करना चाह रहे हो, देखना तुम्हें पटक के मारा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या करें अब, और उसको बचाव करने के लिए फंडामेंटल राइट भी है हमारे पास। खैर, फंडामेंटल ड्यूटी में अगर आपने ज़्यादा दिखाया साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो दिक्कत भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, वाह, जहाँ कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, बगल में जैसे ही बस देखी तुरंत आग लगा देना। ठीक, जो है जहाँ बैठने वाली जगह है वहाँ पे जो है आगजनी करना, तोड़ फोड़ मचा देना। ठीक, तो ये तो भाई ड्यूटी ये तो पक्का लगाई जानी चाहिए हमें। मतलब इसमें ये कहा गया कि हमें सेफगार्ड करना है, तो मतलब आपके सामने अगर कोई बस वस में या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रहा है, आगजनी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो आप जाके उसको घुसन पेल सकते हैं ताकि जो है वो दोबारा ना करे। क्यों, आप कहते हैं ना फंडामेंटल ड्यूटी को जो है हम कर रहे थे अपना पूरा। खैर, लेकिन वो केस हो जाएगा क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर में आप भी जो है एक तरीके से उपद्रव फैलाते हुए पाए जाओगे। तो बड़ी दुविधाएं हैं, लेकिन ज़िंदगी सच्चाई यही है कि आप करना भी चाहो तो बड़ी सारी चीज़ें आपको रोक सकती हैं, बट करने का अगर मन है तो कर भी सकते हैं। ठीक, तो देखिए आगे क्या है, टूवर्ड एक्सेलेंस। देखिए ये जो वर्ड मेरे बीच बीच में कुछ निकल जाते हैं, ये नेचुरल हैं और ये निकलेंगे ही। हम लोग जो है अपनी स्थानीय लैंग्वेजेस में जुड़े होते हैं, तो इसका जो है बुरा मत मानिएगा। और ये किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आसान भाषा में, आपसे मिलती जुलती भाषा में, समाज में जो सुनने वाली भाषा है उसी भाषा में समझाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद क्या है, ये डिस्क्लेमर था। इसके बाद जो है 51A(J), ठीक है ना, इसमें स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए। हम मतलब देश को जो है और ऊंचाई से ऊंचाई तक लेते जाएं, इसके लिए हमेशा जो है हमें कार्यरत जो है गतिविधियां या प्रयास करते रहना चाहिए, जैसा कि मैं कर रहा हूं लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाकर। ठीक, और ये जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कि ये कहा गया था कि कोई पेरेंट है, गार्जियन है, तो उसको जो है ये इंश्योर करना है कि वो एजुकेशन अपने बच्चे को दिलवाए। ठीक, जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में, ठीक है ना। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो वाली बात तो आपने सुनी है, उसकी एज आर्टिकल नंबर 21A में कितनी बताई गई, बताइए, क्या ये सेम है क्या 6 से 14 वाली। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ध्यान सुनिए, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है, उसमें कौन सी एज तक उन्होंने बोला है कि पढ़ाई पे, मतलब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इससे या फिर उससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से क्या अब जो है यूनिवर्सलाइज्ड हो गया है क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक, इसको ज़रूर आप लोग आंसर करिएगा। अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखिए, इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट था काफ़ी, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके बनाया है। आप लोग जब भी चाहो टाइम नोट करके इसको फंडामेंटल ड्यूटी के लिए पूरी जो है समीक्षा यहाँ से देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI, इसने अनाउंस किया है कि नेपाल हमारा ऐसा पहला देश बन गया है जो भारत का UPI सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। अब देखिए, कई लोग ये कह रहे थे कि सर इसी तरीके का पहले भूटान में भी आ चुका है, बिल्कुल न्यूज़ में था भी, लेकिन ये भी न्यूज़ जो है आपकी सरकार नहीं दी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसने बोला है। और इसकी नेपाल पहला फॉरेन कंट्री बन गया है जो इंडिया का UPI सिस्टम यूज़ करेगा, तो इसी को मान के चलिएगा, पिछले वाले को भूल जाइए। ठीक, UPI क्या होता है भाई साहब, UPI एक ऐप है, ठीक है, जिसमें आप कई सारे आपके ABCDE जितने भी वो हैं बैंक हैं उसको इसी ऐप में आप लिंक कर लो। ठीक, मोबाइल नंबर लिंक कर लो, उसको एक पिन होगा, वो पिन को लिंक कर लो, और लिंक करने के बाद आप इसी में बिना किसी अपना अकाउंट नंबर दिए, अपना नाम बताए, चाहो तो कुछ भी नंबर कोई एक ID बना लो, उसी ID से आप जो है ट्रांसफ़र पैसा कर भी सकते हो, ट्रांसफ़र ले भी सकते हो। ठीक, तो ये जो है इसीलिए बोला जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
और रियल टाइम में ये पैसा आ जा सकता है। 1 लाख रुपए की लिमिट होती है, ये ध्यान रखना, 24 घंटे में। ठीक, ये सारी चीज़ें, मल्टीपल बैंक अकाउंट को जोड़ लो। और ये कंट्री का, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एनपीसीआई ने बनाया है। इसके अलावा एनपीसीआई ने और क्या क्या चीज़ें बनाई है? नाच क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस सुना ही होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। भाई साहब यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है इनके बारे में, एईपीएस के बारे में। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और रुपए कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, वैसे ही रुपए कार्ड है। टॉप यूपीआई की ऐप्स भी हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, भीम। ठीक है ना, भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भारत सरकार का है, इसलिए यहाँ पे इसको बताऊंगा अभी। जब एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था तब 2016 था और 21 मेंबर बैंक थे इसमें। ठीक, अच्छा, ये जो एनपीसीआई भी है ये सब इसको आरबीआई जो है प्रमोट करता है, लेकिन ये कॉरपोरेशन है, निगम है, कंपनियां इसमें, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें हैं, ध्यान रखना। भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन है, यूपीआई के थ्रू काम करती है। मल्टी बैंक इसमें भी आप डाल सकते हो, जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम है, वैसे ये भी है। ठीक, और उसको एनपीसीआई ने बनाया है, दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। और रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें 3 लेवल का जो है ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण होता है। एक तो ये ऐप बाइंड कर लेता है डिवाइस की आईडी के साथ में और मोबाइल नंबर पे। ठीक है ना, तो डिवाइस की आईडी क्या होती है? मोबाइल फ़ोन है जैसे आपका, तो उसमें IMEI नंबर आप लोगों ने सुना होगा कभी, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसा कुछ होता है, तो उसको उसके साथ बाइंड कर लेता है। फिर उसके बाद आप के जो बैंक अकाउंट है वो सिंक हो जाते हैं कंडक्ट करने के लिए जो है। उसके अलावा तीसरा है कि पिन आपको देना पड़ता है, पिन जनरेट करते हो ना, उसी के थ्रू पेमेंट आखिरी में हो पाता है। तो इस ऑथेंटिकेशन पे आपका भीम एप्लीकेशन काम करता है। नेपाल याद रखिएगा प्लीज़, भूटान को भूल जाइए। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब कराकर। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनको, उनका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाइए।